जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2018 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 4 जिसका कोड दिया है IU। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो प्रिज्म द्वारा जो विचलन अधिकतम होता है वो होता है आप लोगों का बैंगनी रंग में। किस में होता है? बैंगनी रंग का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मापक है वो क्या होता है आप लोगों का? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमापी होगा। तो किसके द्वारा अनुक्रमापी होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन हर एक प्रश्न पत्र में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा, ध्यान से पढ़िएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है आप लोगों का अवतल लेंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो दृष्टि क्षेत्र जो सबसे अधिक होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो आप लोगों की होगी कितनी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एफ बराबर क्या होता है? आर बटा 2 और आर का मान पूछा तो फोकस दूरी हो जाएगी दूने। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। ठीक है। इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा तो मोनो ऑक्साइड होगा। ठीक, क्या होगा? मोनो ऑक्साइड यानी MO। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा एथिलीन क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्रिया करके देता है। तो एथिलीन जो है क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्रिया करके आप लोगों को क्या देता है? ग्लाइकॉल देता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्षारीय पर मैग्नेट पोटेशियम के MnO4 के साथ क्रिया करके क्या देता है? ग्लाइकॉल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन देती है। तो सोडियम देती है। कौन सी देती है? सोडियम। यानी सोडियम ठंडे जल से क्रिया करके क्या बनाएगा आप लोगों का? हाइड्रोजन गैस बनाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह। तो ब्यूटेनॉन में नॉन क्रियात्मक समूह यानी CO। ठीक है, क्या है? CO। CHO अल है आपका, OH ऑल है, COOH OH अम्ल है। ठीक है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन बी इस ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? 2 होती है। H2SO4 देखिए यहाँ पे H2SO4। ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 परमाणु हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता अतिचारण द्वारा। ठीक है। फिर वनस्पति को हटाने से, वृक्षारोपण द्वारा या वृक्षोन्मूलन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी वृक्षारोपण द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है। तो दुग्ध ग्रंथियां जो हैं आप लोगों की वो त्वचीय ग्रंथियां। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया है। तो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली जो क्रिया है वो आप लोगों की प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि बहिर एवं अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का अग्नाशय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है पित्तरस का श्रावण होता, तो पित्तरस का जो श्रावण होता वो यकृत का होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर। 19 नंबर, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के मध्य भाग को कहता है वर्तिका। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है जठर रस स्रावित होता है, तो जठर रस जो स्रावित होता है वो होता किसके में? अमाशय में होता है। ठीक है, अमाशय में जठर रस स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखिए वर्णनात्मक प्रश्न है उपखंड का, तो उपखंड का जो आप लोगों का है वो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो इसमें आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछे गए, न्यूमेरिकल को हम अच्छे तरीके से हल करके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा हमारा 3 ओम प्रतिरोध के 8 प्रतिरोधों को किस मिश्रित समायोजन से जोड़ा जाए कि उनका परिणामी प्रतिरोध 16 ओम हो? गणना करके बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको हल करेंगे क्वेश्चन को। 3 ओम, तो देखिए हमारे पास 3 ओम के प्रतिरोध कितने हैं? 16 प्रतिरोध है, सॉरी 8 प्रतिरोध हैं। हमारे पास टोटल कितने प्रतिरोध हैं? 8 प्रतिरोध हैं। कुल प्रतिरोध कितने हैं हमारे? 8। और प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है? प्रत्येक प्रतिरोध 3 ओम। ठीक है, कितने, सॉरी 3 ओम का है। कितने ओम का है? 3 ओम का। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है परिणामी प्रतिरोध जो हो वो कितना होना चाहिए? 16। तो परिणामी प्रतिरोध 16 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16 ओम। तो भैया एक बात बता दें, 5 प्रतिरोधों को जोड़ दें हम किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो 3 पचे 15, ठीक है, 15 ओम हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम अगर 3 प्रतिरोधों को जोड़ दें, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में, तो देखिए 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो हो जाएगा 3/3। कितना आ जाएगा? 1/r का मान हो जाएगा आपका 1 ओम। 1 ओम हो जाएगा। फिर हमसे यहाँ पे पूछा है परिणामी प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 16 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे बस उत्तर यही आपको लिखना, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में व 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होने चाहिए। तब परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 15 प्लस 1 16 ओम इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक प्रोटॉन जिसका आवेश प्लस 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण की दिशा में 3 गुणे 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गुजरता है। यानी वेग ये आपका दिया है। तो प्रोटॉन इतने न्यूटन का बल लगाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र बी की गणना करना है, कोई बात नहीं, आराम से हल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का आवेश जो हमारा क्यू दिया है वो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। थीटा का मान 30 अंश। और कितने वेग से जाता है? 3 गुणे 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गुजरता है। तो प्रोटॉन पर जो बल लगता है वो कितना लगता है? 4.8 गुणे 10⁻10 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी की गणना करना है, कोई बात नहीं। तो सूत्र क्या लगाएंगे? F बराबर IBL साइन थीटा। तो F का मान कितना हमारे पास? 4.8 गुणे 10⁻10 बराबर I का मान, नहीं QVB साइन थीटा। यहाँ पे सूत्र लगेगा आपका F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, F का मान 4.8 गुणे 10⁻10, Q का मान 1.6 गुणे 10⁻19, V का मान 3 गुणे 10⁵ गुणे साइन थीटा का मान 30 अंश। तो यहाँ पे देखिए हल करेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 तियाँ 48, तो 3 गुणे 10⁻10
बराबर 10 की घात माइनस 19, 3 गुणे 10 की घात 5। साइन 30 का मान कितना आ जाएगा? क्यू वी बी का मान तो हमें निकालना है, यहाँ पे लिख लेंगे हम क्यू वी बी साइन थीटा। बी गुणे साइन 30 का मान 1/2। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर हल करेंगे माइनस का 10 की घात माइनस 10 गुणे में है 19, तो इधर आ जाएगा बट्टे में माइनस 19, गुणे में 10 की घात 5, तो बट्टे में 10 की घात 5, बटे में 2 है, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में 2 बराबर बी। तो यहाँ पे हल करेंगे, देखिए ध्यान से, 2 गुणे 10 की घात माइनस 10 और 10 की घात 19 से 5 कम हो जाए कितना बचेगा? 10 की घात 14 माइनस का 14। तो बी बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 10 बटे में माइनस 14 है और हर में जाएगा, यानी हर में माइनस 14, अंश में जाएगा तो प्लस का 14। तो b बराबर 2 गुणे 10 की घात 14 से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा? 4। ठीक है, तो जो b का मान आया वो इतना ही आप लोगों का आंसर आएगा। 2 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन एम्पियर मीटर इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, ये देख सकता तो v का मान 20 सेंटीमीटर, निकट दृष्टि दोष है तो माइनस 20 मीटर। तो यहाँ पे लेंस का सूत्र लगाएंगे, आपको फोकस दूरी अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लगाएंगे, बहुत छोटा सा प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन आप हमसे ना लगवाएं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम हल करेंगे अपने आप। अब ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो u का मान कहाँ है? लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, तो u का मान माइनस 20 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना बनता है? वस्तु का 2 गुना, तो 2u, 2 गुणे u का मान माइनस 20, तो 20 दूना 40 माइनस 40। ठीक है, माइनस 40 सेंटीमीटर। अब पूछा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो f का मान ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर सूत्र क्या लगाएंगे? लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान निकालना, v का मान हमारे पास माइनस 40, u का मान कितना दिया? माइनस का 20। तो 1/f बराबर माइनस 1/40 माइनस माइनस प्लस 1/20, 20 दूना 40, 1/f बराबर माइनस 1/40 प्लस 2 1 कम 2/40। तो 1/f बराबर क्या आ गया हमारे पास? 2 से 1 कम हुआ 1/40, तो f का मान आएगा हमारे पास कितना? 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 40 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, अब ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला है। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, 2 2 2। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है, कहा और है बहुत सरल, सिंपल सा सवाल है, बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, लग जाएगा आराम से। एक कारखाने में 100 वाट के 50 बल्ब, देखिए यहाँ पे कितने बल्ब चल रहे हैं? 50 बल्ब। 100 वाट के 20 पंखे हैं। 1000 वाट के 5 रेफ्रिजरेटर हैं। 2000 वाट की 2 ऊष्मक भट्ठियाँ हैं।
प्रतिदिन बल्ब व पंखे 20 घंटे, रेफ्रिजरेटर 24 घंटे तथा ऊष्मा भट्ठी 10 घंटे कार्य करते हैं। एक माह यानी 30 दिन सभी कार्य दिवस में कुल वे ऊर्जा की गणना कीजिए। पहले कुल ऊर्जा बताना है कितनी खर्च हो रही है, फिर कहा 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से एक माह के कुल भुगतान की भी गणना कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को हल करना। देखिए कैसे लगेगा, सिंपल सा सवाल है। तो देखिए एक सूत्र होता है कुल व्यय विद्युत, तो उसका सूत्र क्या होता है, कुल व्यय विद्युत का वो सूत्र होता है आप लोगों को वाट गुणे घंटे गुणे दिन। तो यहाँ पे पूछा है हमसे कुल व्यय ऊर्जा विद्युत, कुल व्यय विद्युत। तो कहाँ है 50 बल्ब प्लस 20 पंखे। बड़ा सा क्वेश्चन है, आराम से हल करेंगे। 20 पंखे प्लस 5 रेफ्रिजरेटर, 5 फ्रिज मान लें हम, प्लस 2 ऊष्मा भट्टियाँ, 2 ऊष्मा भट्टी। अब देखिए यहाँ पे सूत्र होता है 50 गुणे वाट गुणे घंटे गुणे दिन बट्टा 1000, ये सूत्र होता है। फिर 20 पंखे, तो इसमें भी 20 गुणे वाट गुणे घंटे गुणे दिन बट्टा 1000। 50 बल्ब, 20 पंखे, 5 फ्रिज। फिर कहा 5 फ्रिज, 5 गुणे वाट गुणे घंटे गुणे दिन बट्टे 1000 प्लस 2 भट्ठी, तो 2 गुणे वाट गुणे घंटे गुणे दिन बट्टा 1000। अब यहाँ पे देखिए 50 गुणे कितने वाट के बल्ब हैं, बल्ब जो हैं वो 100 वाट के हैं। कितने घंटे चलते हैं बल्ब, चलते हैं बल्ब व घंटे 20, बल्ब व पंखा 20 घंटे, 30 दिन बट्टा 1000 प्लस 20 गुणे वाट कितने हैं पंखे 100 वाट के, 20 घंटे चलते हैं 30 दिन बट्टा 100 1000। ठीक है। फिर 5 फ्रिज 2000 वाट के, कितने घंटे फ्रिज चलता है आपका 24 घंटे गुणे 30 बट्टा 1000 प्लस 2 भट्ठी, एक भट्ठी का वाट कितना है 2000 वाट, नहीं 1000 वाट के फ्रिज हैं, फ्रिज 1000 वाट का है और भट्ठी 2000 वाट की है, गुणे कितने घंटे, भट्ठी चलती है आपकी 10 घंटे, 24 दिन, 24 से भट्ठी चलती है आपकी 10 घंटे 30 दिन बट्टा 1000। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, यहाँ भी काटेंगे 0 से 0 1 2 3, यहाँ भी काटेंगे तो 1 2 3, यहाँ भी काटेंगे तो 1 2 3। तो स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 5 गुणे 20 गुणे 30 प्लस 20 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 24 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 10 गुणे 30। ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे हम तो देखिए 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, 300 प्लस 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 120 हो जाएगा। फिर 24, 5 तियाँ 15, देखिए 24 पंचे 120, 120 तियाँ कितना हो जाएगा 360 प्लस 2 दूना 4, 4 दशामन 40, 40 तियाँ 12, 3 यहाँ पर भट्ठी जो चलती है वो आपकी कितने घंटे चलती है, 2 भट्ठी हैं 2000 की, ठीक 0 घंटे 10 घंटे 30 दिन, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200। ठीक है। अब अगर हम
इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, जो टोटल ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है वो कितने घंटे हो रही, 1200 1200 गुणे 3600, यहाँ पर हम जोड़ लें 1200, फिर 360, फिर 120, फिर 300, तो 0, 6, 2, 8, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 1980, 1980 वाट यूनिट, 1980 यूनिट बिजली खर्च हुई है। ठीक है, ठीक है, 1980 यूनिट, 1980 यूनिट बिजली टोटल खर्च हुई है एक महीने में। अब कहा एक यूनिट का खर्च 5 रुपये है, एक यूनिट का खर्च कितना है, 5 रुपये। यहाँ पर एक मिस्टेक तो नहीं हुई, यहाँ पर कटिंग गड़बड़ी हो गई हमें लगता है, ये गुणा तो है, यहाँ पर 0, 3 कट गए, ठीक, 20, 2, 3, 6, 6, 5, 30, 30, 3000 हो जाएगा यहाँ पे, 2, 3, 6, 6, 5, 30, 30 हो जाएगा, 1, 0 ये, 1, 0 2, 0 ये हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, 2, 2, 4, 4, 3, 12, 120 हो जाएगा, ठीक, फिर 24, 5, 120, और 120, 360, 3600 हो जाएगा। यहाँ पर 12, 2, 2, 4, 4, 3, 12, 1200 हो जाएगा। तब इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3120, फिर 3600, फिर 1200, 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1200 यूनिट आना चाहिए, 3, 3, 9, 2, 20, 2, 40, 40, 3, 120, 6, 2, 8, 1, 9, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक, कैलकुलेशन में। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, आप लोग ये कैलकुलेशन कुछ नहीं, सूत्र हमने आप लोगों को यहीं बता दिए सेम, ठीक है, ये सूत्र हम आप लोगों को सेम बता दिए हैं। और यहाँ पे हमारी कटिंग में गड़बड़ी हो गई, या तो फिर हम इसको वापस से लगाएं दूसरे पेज पे, ठीक है। आप लोग इसको हल कर लेना, जितना यूनिट आए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कितना भी यूनिट आए, तो उस यूनिट को, जैसे एक यूनिट का खर्च है, एक यूनिट का व्यय है कितना, 5 रुपये, तो जितने यूनिट आए यहाँ पर जोड़ने पर, जितने यूनिट आएगा उसको 5 से गुणा कर देंगे, जितना आंसर आएगा वो आप लोगों का सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इस क्वेश्चन को वापस से हल करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो जब बनाओ तो ढेर सारी मेहनत लगती है, और इस क्वेश्चन को हम वापस से कटिंग इसमें ज़्यादा हो गई, इसको वापस से हम हल करना नहीं चाहते। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, बताते हैं IUPSC नेम। तो IUPSC नेम जो है हमारे पास वो कितना है, IUPSC नेम हमसे कहा है इनका नाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1, 2, यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है 2, तो इसको हल करेंगे तो देखिए कितने मेथिल लगे, दूसरे कार्बन पर कितने मेथिल लगे, 1 और 2, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन पे लगेगा हमारा, 2 कार्बन, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे एथ, ठीक है, एथ प्लस OH लगा तो ऑल, और फिर क्या लगाएंगे, 2 मेथिल लगे हैं तो लिखेंगे दूसरे कार्बन पे 2, 2 मेथिल, 2, 2 मेथिल, तो ये क्या लिखेंगे, 2, 2 मेथेनॉल, 2, 2 मेथिल मेथेनॉल, 2, 2 मेथिल एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन लगे हैं, तो यहाँ पे कार्बन लगे 1, 2, 3, तो 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप, क्या होता है, प्रोप, और कितने बॉन्ड लगे, 2, 2 प्रोप लगे हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रोप लगा है, प्रोप
3 कार्बन पे। फिर यहाँ पे लगा है हमारे पास डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, इन, ठीक है, तो इन हो जाएगा। तो यहाँ पे हल होने के बाद में क्या लगेगा आप लोगों का, प्रोपीन, लेकिन सी ओ लगा है, ठीक, इन प्लस ओन तो हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है, यही आपके आंसर हैं। फिर देखिए समीकरण संतुलित करने वाले आप लोग खुद करेंगे, हल करेंगे, ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में आराम से हल कर लेंगे, क्योंकि हम लगभग 20 सेट आप लोगों को हल करवा चुके हैं, सब में संतुलित समीकरण हल करवाए हैं। और ये क्वेश्चन भी आप लोग आराम से हल कर लेंगे, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया आप लोगों को वैसे ही आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये सेट आपका जो सेट 4 है IU अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।